हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के कमेंट थे कि मैम एचटेट पीजीटी का जो हिंदी का पेपर है उसे सोल्व करवा दो। जो 2018 में हुआ था, जो 2019 में हुआ था, उन पेपर को सोल्व करवा दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ 2019 का लेवल 3 का हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन हैं। पीजीटी लेवल 3 पीजीटी लेवल होता है, जिसमें 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है, आपका हिंदी सब्जेक्ट आता है। 2019 का ये पेपर है। इसके आधार पर आप 2020 के पेपर का अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का हमारा पेपर होगा और किस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आइए देरी नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो को, इस लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जितने आप फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं सभी शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हम देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें कैसे उनका आंसर निकालना है। ये सभी पॉइंट हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पेपर है ये 2019 का पेपर है, लेवल 3 का पेपर है। लेवल 3 यानी पीजीटी है। इसमें हम हिंदी का पोर्शन यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं। जो हिंदी के 60 क्वेश्चन हमें हैं, सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं, आज हम उनको सोल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं आगे। अभी हिंदी का पोर्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से हमारी हिंदी शुरू होती है। हम देखते हैं हिंदी के कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। तब तक दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। एक बार नहीं, केवल ये आपके पीजीटी लेवल पर नहीं, ये आपके नेट में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नागरी प्रचारणी पत्रिका, सभा नहीं पूछा यहाँ, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। विकल्प हैं 1896 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1898 ईस्वी या 1899 ईस्वी। दोस्तों, सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1897 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन, शब्द शक्ति विषयक उक्त पद किसका है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार अनेक एग्जाम में पूछा जाता है। किसका है ये? तो विकल्प हैं भिखारीदास, चिंतामणि, देव कवि या रसलीन। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देव कवि। अगला क्वेश्चन है, आकाश में ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है, वाक्य में कौन से क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि मैम टिक लग रही हैं, तो ये किसी आपके अंदर से ही किसी कैंडिडेट का पेपर है, जिसने मुझे भेजा है कि मैम ये पेपर पिछली बार आया था, एक बार हमें समझा दीजिएगा ये आंसर इनमें क्यों चुने गए थे। तो इसके लिए उनके टिक लगाए हुए हैं। तो हमें भी ये देखना है कि कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर वह क्यों चुना गया है, इसका कारण हम जाने, ताकि इस 2020 के पेपर जो अभी आपका होने वाला है, 2020 का जो पेपर था यह आपका जनवरी 2 का है। 2 जनवरी का ये पेपर है। 2020 का जो पेपर है वो 2 जनवरी में होगा आपका, 21 में। तो हम देखते हैं कि इसमें भी लगभग हमारा जो पेपर का पैटर्न रहेगा सेम ही रहेगा, क्वेश्चन का लेवल भी सेम ही रहने वाला है। तो हम इसी को सोल्व करके देखें कि किस प्रकार से पेपर आता है। कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, आकाश में ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है, वाक्य में कौन से क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। विकल्प है पूर्ण सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए दोस्तों, हमें निकालना है, इसमें कहा पूर्ण सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जैसे कहा उसने, आकाश में ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है। दोस्तों, हम सबसे पहले सकर्मक और अकर्मक का अंतर जानें। जो सकर्मक क्रिया, कोई भी क्रिया है, उस क्रिया शब्द से यदि हम क्या का क्वेश्चन करते हैं,
बाकी सब चीज़ भूल जाइएगा, क्या को याद रखिए। अगर क्रिया शब्द से हम क्या का क्वेश्चन करते हैं, अगर आंसर हमारा आ जाता है, मस्तिष्क कोई भी आंसर दे देता है, तो क्रिया आपकी कैसी हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। यदि हमारा मस्तिष्क आंसर नहीं देता है तो क्रिया कैसी हो जाती है, अकर्मक क्रिया हो जाया करती है। यदि क्या का आंसर आ जाए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। देखिए देख लेते हैं, क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है कि आकाश में ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है। तो इसमें जो क्रिया शब्द है वो क्रिया शब्द कौन सा है, टिमटिमा रहा है। टिमटिमा रहा है ये क्रिया शब्द है। अब इस टिमटिमा रहा से क्या का क्वेश्चन करो, क्या टिमटिमा रहा है। हाँ जी दोस्तों, ध्रुव तारा आंसर नहीं होगा। ध्रुव तारा किसका है, कौन का है। कौन टिमटिमा रहा है, ध्रुव तारा। और टिमटिमाने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, ध्रुव तारा। तो क्रिया का करने वाला हमेशा करता हुआ करता है, कर्म नहीं होता। अब क्वेश्चन को ऐसे बनाकर देखो कि ध्रुव तारा क्या टिमटिमा रहा है। क्या टिमटिमा रहा है, आंसर दे सकते हो, क्योंकि टिमटिमाना तो टिमटिमाना होता, उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो जो टिमटिमा रहा है ये क्रिया कैसी है आपकी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है कि 10 करोड़ की लागत से बना महाविद्यालय उजड़ गया है। 10 करोड़ की लागत से बना महाविद्यालय उजड़ गया है। रेखांकित वाक्यांश किस विशेषण का उदाहरण है। 10 करोड़ जो शब्द है ये किस विशेषण का उदाहरण है। विकल्प हमें दिया जा रहा है पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, समुच्चयवाचक या कर्मवाचक। क्रमवाचक दोस्तों, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 करोड़ एक पूर्ण संख्या हमें दी जा रही है, तो आंसर हो जाएगा पूर्णांक बोधक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। कौन सी लिंग पुल्लिंग है। तो दोस्तों पुल्लिंग लिंग छांटते समय अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी शब्द दिया होता है उस शब्द को आप वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर वाक्य में प्रयोग करते हो क्रिया आपकी स्त्रीलिंग आ रही है तो वह शब्द भी स्त्रीलिंग है, और क्रिया पुल्लिंग आ रही है तो शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है। जैसे मैं सरसों शब्द को ले रही हूँ दोस्तों, कहना चाहूँगी कि लिंग निकालते समय कोई भी नियम बहुत ज़्यादा याद मत कीजिए, क्योंकि जितने नियम हैं इतने ही क्या हैं इसके अपवाद भी हैं। इसलिए लिंग, किसी शब्द में लिंग जानना है तो उसे वाक्य में प्रयोग करके उसकी क्रिया देखो कि क्रिया स्त्रीलिंग आ रही है या पुल्लिंग आ रही है। जैसे पहला ऑप्शन उसने दिया सरसों, तो सरसों बोई गई या बोया गया। बोई गई, बोई क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा, हमारी सरसों शब्द स्त्रीलिंग है। दूसरा कहा भाद्रपद, भाद्रपद आ गया या आ गई। भाद्रपद एक महीना होता है आपका, तो कहते भाद्रपद आ गया है, तो पुल्लिंग हो गया, आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से मधुशाला, क्या तुम मधुशाला गए थे। मधुशाला जो है वो क्या है, मधु की शाला, तो मधु की शाला है तो क्या है आपकी स्त्रीलिंग है। अगला है महती, तो महती शब्द भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भाद्रपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नहीं हुआ है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, अतिशयोक्ति अलंकार का नहीं हुआ, उपमा का भी हुआ, यमक का भी हुआ है और दीपक का भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तथागति शब्द में समास है। तथागति शब्द में समास है, तो देखो इसमें दिया गया एक तथा शब्द है, समास है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष देखते हैं तो तत्पुरुष कहाँ होता है दोस्तों, जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप हुआ करता है। अव्यय भाव वहाँ होता है जिसका प्रथम पद अव्यय हो या संज्ञा के साथ संज्ञा हो, या फिर ये कहें कि कोई अव्यय रूपी विशेषण का प्रयोग किया गया हो। लेकिन जो एक प्रमुख विशेषता है अव्यय भाव की, उसका समस्त पद क्या होता है, अव्यय हुआ करता है।
समस्त पद अव्यय होता है दोस्तों, क्या है, अव्ययी भाव समास का। तथा गति कहे तो तथा जो शब्द है ये क्या है आपका, एक अव्यय है और गति है। अगर तथा गति संपूर्ण शब्द को लेती हूँ, समस्त पद को लेती हूँ, तो यह चाहे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर लो चाहे पुल्लिंग के लिए, चाहे एक वचन में प्रयोग करो चाहे बहुवचन में, इसका रूप कभी नहीं बदलता है। तथा गति शब्द तथा गति ही रहता है। तो ये आपका कैसा एक अव्यय शब्द है, और अव्यय है तो क्या है आपका, अव्ययी भाव समास होता है। वैसे ही अगर हम द्विगु समास देखना चाहते हैं तो द्विगु समास में हमेशा क्या होती है, संख्या पाई जाती है दोस्तों, और संख्या भी इसमें 1 से 9 तक की संख्या या 10 की गुणज संख्या का प्रयोग किया जाता है। क्या, द्विगु समास में। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी ना तो पूर्व पद प्रधान होता है आपका और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, किसी अन्य संज्ञा के लिए ये शब्द बना होता है, तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानी आंदोलनों और उनके प्रवर्तों को सुमेलित कीजिए। हमें सुमेलित करना है कि कौन सी कहानी जो आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। देखिए नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प में से हमें लगाना है। तो पहला दिया गया सहज कहानी। सहज कहानी किसकी थी, अमृत राय की। दोस्तों ये बहुत अच्छे से आपको करवा रखी हैं सभी। सहज कहानी किसकी है आपके, अमृत राय की है। अमृत पी लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है, ये ट्रिक भी करवाई हुई है। उसके बाद सक्रिय कहानी। सक्रिय कौन रहते हैं, हमेशा वत्स रहते हैं। जो राकेश वत्स, जो वत्स होते हैं वो हमेशा, वत्स मानी पुत्र, पुत्र हमेशा क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। समानांतर कहानी, किसके समानांतर चल रहे थे, कमलेश के समानांतर चल रहे थे। समानांतर किसकी है, कमलेश की है। ए कहानी, ए कहानी किसकी है आपके, कौन बच गया इसमें, ए कहानी किसकी हो जाएगी आपके, अमृत, ए कहानी किसकी, अमृत राय की हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ए कहानी में 3-4 लोग शामिल थे जिनमें से अमृत राय भी आपके शामिल थे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने मेघदूत लिखा था। ध्यान दीजिएगा, कालिदास ने मेघदूत लिखा था। उक्त वाक्य में काल के किस रूप का प्रयोग हुआ है। काल देखना है, हुआ था, लिखा था। कालिदास ने मेघदूत लिखा था। अगर लिखा था है तो काम कंप्लीट हो चुका था उसका, तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। था कह रहा है तो था किस में है, भूतकाल में है, और लिखा था मतलब कंप्लीट कार्य कर दिया है तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 3, पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। उक्त वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिए, वाच्य पूछा हुआ है, किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो हम देखें वाच्य इसमें कैसा है। देखिए, बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। शांत रहना यह क्रिया है किसी भी वाक्य में। एक बार थोड़ा सा बस समझाती हूँ, इसी के आधार पर वाच्य आपको। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य या इसको हम कहते हैं कर्तावाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, क्रिया की लिंग और वचन कर्ता के अनुसार आए तो वाच्य कैसा होगा, कर्तृवाच्य। जब क्रिया की लिंग कर्म के अनुसार आ जाए तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार आ जाए तो भाववाच्य। 3 प्रकार के ही वाच्य हमारे होते हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर ये भी याद नहीं रहता है तो सीधी सी बात मैं आपको एक बताती हूँ। वाच्य की अगर हमें पहचान करनी है तो कर्तृ जो वाच्य होता है, कर्ता वाच्य होता है, उसमें के द्वारा या से ये दोनों उपस्थित नहीं होते हैं। अगर के द्वारा या से नहीं है वाक्य में तो फिर वो कर्तृवाच्य है। अगर वाक्य में के द्वारा या से हैं और इनके साथ कर्म भी आया हुआ है तो कर्मवाच्य होगा। यदि वाक्य में के द्वारा या से है और कर्म उपस्थित नहीं है तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। दोस्तों देखिए, इसमें कर्ता रूपी शब्द क्या है, बच्चा। शांत रहना यहाँ क्या है, क्रिया।
शांत रहना क्या है? क्रिया। अब यहाँ से आया है, क्या आया है? से। लेकिन क्या कर्म उपस्थित है? बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता, तो शांत रहना तो एक क्रिया ही हो गई आपकी, और इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। कर्म उपस्थित नहीं है तो वाच्य कैसा हो गया हमारा? भाववाच्य हो गया। क्लियर? एक अन्य एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैं ये कहती हूँ राम पत्र लिखता है, वाक्य है राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, ये वाक्य है हमारा। हम कह रही हैं कि ये किस प्रकार का वाच्य है, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है। वाच्य का अर्थ होता है कथन। किस प्रकार का कथन है? कह रहे राम पत्र लिखता है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से या के द्वारा तो उपस्थित ही नहीं है। नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? आपका कर्तरी वाच्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरा कहना चाहूँ, इस वाक्य को मैं ऐसे लिख दूँ, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो के द्वारा भी आ गया और पत्र भी उपस्थित हो गया। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो के द्वारा भी आ गया और पत्र भी आ गया। तो अगर के द्वारा के साथ कर्म उपस्थित है तो वाक्य कैसा हो जाएगा? आपका वाच्य हो जाएगा कर्म वाच्य। यदि इसी को मैं ये कह देती राम से लिखा जाता है, राम से लिखा जाता है, तो यह राम के द्वारा लिखा जाता है, तो के द्वारा या से भी आ रहा है और क्या लिखा जाता है ये भी नहीं है, यानी कर्म भी नहीं है, तो वो वाच्य कैसा हो जाएगा? आपका भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है बंदूक एक अस्त्र है। बंदूक एक अस्त्र है, तो ये गलत हो जाएगा। बंदूक क्या है? एक शस्त्र है आपका। दूसरा देखो, वह पाँव से जूता निकाल रहा है। वह पाँव से जूता निकाल रहा है, जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। तो देखिए वह पाँव से जूता निकाल रहा है, तो पाँव से ही निकाला जाता है जूता, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जूता कभी हाथ से निकाला जाता हो या सर से निकाला जाता हो। तो क्या बन जाता? वह जूता निकाल रहा है। पाँव से देने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी, ये गलत हो गया। उसके बाद का हिंदी की भाषा देवनागरी है। दोस्तों हिंदी की भाषा देवनागरी नहीं है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसलिए गलत हो गया। 4 कह रहा है शीला को उसकी योग्यता पर गर्व है। बिल्कुल सही है, शीला को उसकी योग्यता पर गर्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रण या अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्ति बोध में है। उक्त कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और विद्यानिवास मिश्र ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है जहाँ कार्य और कारण के बीच संगति का अभाव हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए कार्य और कारण के बीच संगति का अभाव है, तो आंसर क्या आ जाएगा? असंगति अलंकार बिल्कुल दिया जा रहा है। संगति का अभाव है तो क्या है? असंगति। दोस्तों विरोधाभास वहाँ पर होता है जहाँ पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाया जाता है। जैसे कहीं ज्यों ज्यों गूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, कि अगर श्याम रंग में काले रंग में डूबते हो तो उज्ज्वल नहीं हो सकते हो। वहाँ क्या दिया जा रहा है? वहाँ वास्तविक कहते हैं या अनुरागी तन मन की गति जानत नहीं कोई, जो जो गूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कहना चाहता है कि श्याम के रंग में जैसे जैसे डूब रही हूँ वैसे वैसे मैं उज्ज्वल हो रही हूँ, लेकिन कहा क्या? अर्थ क्या कहता है? शाब्दिक अर्थ तो कहता है श्याम रंग में डूबोगे तो काले होगे, लेकिन क्या है यहाँ? विरोधाभास हो रहा है। अर्थ में, शाब्दिक अर्थ में और भावार्थ में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। वहाँ क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। विभावना वहाँ होता जब बिना कारण के भी कार्य संभव हो जाता है, वहाँ विभावना होता है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना,
तो बिना पक्के कोई चल सकता है कि बिना कारण के भी कार्य संभव हो रहा, वहाँ विभावना है। यहाँ कहा गया कार्य और कारण में असंगति है, तो क्या आ जाएगा, असंगति अलंकार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी विकास से विस्थापन किसकी रचना है? आदिवासी विकास से विस्थापन किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा हरिराम मीणा की, सॉरी गलती हो गई, क्या हो जाएगा, रमणीका गुप्ता की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो शुद्ध शब्द है वो है, देखिए तत्व शब्द की बात करते हैं तो तत्व क्या है, यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है आपका, तत्व अशुद्ध है। उसके बाद दूसरा कह रहा है तत्वाधान, तो इसमें तत्व अशुद्ध है, ऊपर भी अशुद्ध है, तत्व नीचे भी अशुद्ध है। उसके बाद कहा है पश्चाताप, शुद्ध, तो पश्चाताप जो शब्द है वो हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है। उत्पत्त कहेंगे तो उत तय के क्या लगेगी, तय के आगे आधा तय भी आता है हमारा, तो ये भी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, पश्चाताप, पश्चाताप जो शब्द है वो शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सभी जानते हो कि स्वच्छंदतावाद का जो प्रभाव है वो किस पर दिखाई देता है, छायावाद पर। छायावाद में हमने 4 प्रकार के कवि देखे थे कि छायावादी कवि हैं, है ना, उसके बाद में क्या है, स्वच्छंदतावादी कवि हैं, उसके बाद में प्रेम और मस्ती के कवि हैं, सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं, हास्य विनोद के कवि हैं। तो ये सभी हम छायावाद में देख कर आए थे, तो छायावाद पर प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि से निर्मित नहीं है? यण से निर्मित नहीं है तो कौन सा नहीं है हमारा? अगर देखिए यण संधि की विशेषता होती है कि यह और वैसे पहले हमें आधा वर्ण देखने को मिलता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद जो है उन दोनों का अर्थ भी मिलना चाहिए। तो जात्यभिमान कहते हैं, तो जाति प्लस अभिमान, पहले ती आ रहा है, ती क्या है, 2 नंबर का स्वर, और 2 नंबर का स्वर किस में आता है, यण संधि में पहले। अभी प्लस आगत से बना है तो अभी में भी ई आ रहा है। व्याघात से वी प्लस आघात से बना है तो वी आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, यण संधि। प्रौद्योगिकी अगर शब्द देखते हैं तो प्रौद्योगिकी शब्द है तो ये प्र प्लस औद्योगिकी शब्द से बना हुआ है। और प्र में देखिए तो क्या आ रहा है, र के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, हमें ए दिखाई दे रहा है। प्र प्लस औद्योगिक शब्द जो है उसे क्या बना गया है, प्रौद्योगिक शब्द बना हुआ है। तो इसमें पहले ए आ रहा है, ए आ रहा है तो क्या है, पहले ए आता है, वो यण संधि में नहीं, यण संधि में पहले 2 नंबर के स्वर होते हैं, जिसमें हमारा ई, बड़ी ई, उ या री, ये स्वर अगर पहले पद में हो तब हमारी यण संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवनागरी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि देवरानी जेठानी जो कहानी है इसको किसने प्रथम माना है? तो किसने? गोपाल राय ने। ट्रिक याद आई होगी कि गोपाल की देवरानी जेठानी को किसने माना है? गोपाल ने माना है। अगला देखिएगा, 1 सेकंड दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा कि स्वदेश दीपक की रचना है, इसमें से स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? तो स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? मैंने मांडू नहीं देखा। आंसर आ जाएगा सेकंड, मैंने मांडू नहीं देखा। आप जानते हो कि कबीरा खड़ा बाजार में भी इनकी नहीं है, बकरी भी इनकी नहीं है, और ये आर्ष वचन भी इनकी नहीं है, तो बच गई क्या हमारे पास? मैंने मांडू नहीं देखा। अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभाकारम धर्माम अलंकारम प्रचस्ते, अलंकार संबंधी उक्त परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये बहुत बार आपको लिखवाई गई है कि कहते हैं काव्य की शोभा नहीं बढ़ाओगे तो धर्म तुम्हें क्या दे देगा? दंड दे देगा। ये करवाया हुआ था आपसे कि अगर काव्य की शोभा
काव्य शोभाया कर्तारन, कि यदि काव्य की शोभा नहीं बढ़ाओगे तो कर्तार तुम्हें क्या दे देगा, दंड दे देगा। तो किसकी हो जाएगी, दंडी की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, क्वेश्चन है, ये सभी पाश्चात्य काव्य शास्त्र की और भारतीय काव्य शास्त्र की जो पंक्तियां हैं, जो लोग भी पेड क्लासेज ले रहे हैं उनको सबको मैं एक ट्रिक के साथ याद करवाती हूँ, और ये ट्रिक से याद करवाई हुई हमें लंबे समय तक याद रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवनी गांधी जी कौन हैं, कि लेखक कौन है। जीवनी जो है कि गांधी जी कौन हैं, उसके लेखक कौन हैं। तो दोस्तों सभी जानते हैं ये किसकी है, किसकी रचना है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, कौन कह सकते हैं। आगे ये लिखवाई हुई पंक्ति है आपको अच्छे से दोस्तों बता देते हैं। हमारी पेड क्लासेज चल रही हैं जिसमें हिंदी साहित्य की क्लासेज चली हुई हैं। यदि आप नेट की तैयारी करना चाहते हो, यदि आप किसी भी पीजीटी लेवल की तैयारी करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हो, तो पेड क्लासेज चली हुई हैं। और उसके लिए आपको मेरे नंबर दिए जा रहे हैं। अगर किसी को पेड क्लासेज लेनी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हो। नंबर है 94 670 75 600। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, प्लस कॉल भी है। इसके ऊपर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि किस प्रकार से पेड क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है। हाँ, एक बार यदि आप हिंदी साहित्य का सिलेबस ले लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आप कहीं नहीं रुकने वाले होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये ट्रिक से करवाई हुई पंक्तियां हैं। बताया था कि कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता है। नीरवता है, ये कौन कह सकता है, अज्ञानी व्यक्ति ही तो कह सकता है दोस्तों। बस याद करने की ट्रिक है ये। कौन कह सकता है, अज्ञानी व्यक्ति यानी अज्ञ। अज्ञ ही तो कहता है नीरवता है, तो ये अज्ञानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से गोकुलनाथ की रचना कौन सी है। गोकुलनाथ की रचना कौन सी है, सभी जानते ही हो कि कौन सी है, 84 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता, और 252 वैष्णव की वार्ता भी इन्हीं की रचना है, जिसमें कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, तुरिया 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 के लिए सटीक शब्द युग्म कौन सा है। तो इसे हमें देखना है। देखो, तुरिया का अर्थ क्या होता है, एक औजार। जो छोटी री है, तुरिया एक औजार हुआ करता है, और तुरिया भ्रम लीन होने की एक स्थिति हुआ करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द हमें देना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। परिषद शब्द हमारा शुद्ध है, तदंतर शब्द भी हमारा शुद्ध है, और तदाकार शब्द भी शुद्ध है। क्या है, कौन सा अशुद्ध है, तद्धीन शब्द हमारा क्या है, अशुद्ध है। तत् प्लस अधीन शब्द से बना हुआ है। तत् प्लस अधीन शब्द से बना हुआ क्या हो जाएगा, देखिए शब्द की बनावट देख लेते हैं। तद्धीन जो शब्द है ये बना हुआ है आपका तत् प्लस अधीन शब्द से बना हुआ है। अगर ये किसी वर्ग का पहला है और पहले के साथ यदि कोई स्वर आ जाता है तो पहला अपने किस में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। सही है, तय का तीसरा दय हो गया, लेकिन ये जो अ है ये इसमें मिल जाता है और इसे क्या बना देता है, पूरा बना देता है। तो इसमें दय क्या दिया गया है, आधा दिया गया है। क्या हो जाना चाहिए था, तद्धीन शब्द हो जाना चाहिए था, तद्धीन, दय हमारा पूरा हो जाता। अगला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प को विलग कीजिए। इनमें से कौन सा असंगत है वो हमें देखना है। पंक्तियां दी गई हमारे समक्ष। पहली है, बावरे रूप की रीति अनूप, नईयो नई लागत जो जो निहारिये। घनानंद की तो बिल्कुल सही है। अगला कहा है इन्होंने, लोगन कवि वो खेल करी जानू है, ये बोधा, तो ये हमारा गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाता है, सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द टंक के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। टंक के लिए
अहंकार तो होता ही कि तुम्हारा टंक नहीं जा रहा अब तक, यानी अहंकार है ना। टंक सिक्के को भी कहते हैं और टंक किसको, कुल्हाड़ा को भी कहते हैं। किस जो नहीं प्रयुक्त हुआ वो कौन है, नाविक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। क्वेश्चन है, देने की इच्छा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। देने की इच्छा को क्या कहोगे, देने की जो इच्छा हुआ करती है वो क्या हो जाएगी, आपकी दिलसा हो जाती है। दिलसा का अर्थ होता है देने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है, मेहनत करोगे तो सफलता व यश प्राप्त होगा। वाक्य कैसा है दोस्तों, अगर एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है, तो वाक्य कैसा होता है, संकेतार्थक होता है। देखिए विस्मादि बोधक में क्या मिलेगा आपको, विस्मादि बोधक चिन्ह मिलेगा। संदेह सूचक में आपको संदेह या फिर आशंका मिलेगी, और विधानार्थक में विधि के विधान के अनुसार संपन्न होगा। जैसे मैं कहूँ कि बादल से वर्षा होती है, तो ये कहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये कैसा है, संकेतार्थक। अर्थ के आधार पर वाक्य हैं ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें यदि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो कौन सा प्रकार होता है, संकेतार्थक हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्जन का विलोम शब्द कौन सा है। जो वर्जन है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुंवर नारायण की कविता के बहाने किस काव्य संग्रह में संकलित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। किस काव्य संग्रह में संकलित है दोस्तों, सभी जानते ही हो, इन दिनों, है ना। कहता है ना, इन दिनों कविता के बहाने, इन दिनों कविता के बहाने, तो किस में है ये, इन दिनों में संकलित है। जिन आप लोगों को पेड क्लासेज ली है उनको बहुत अच्छे से करवाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकंड देखिएगा। भक्तिन पाठ किस विधा की रचना है। भक्तिन पाठ कैसा है, एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है आपका, तो आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस रचनाकार को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मध्यकाल के किस रचनाकार को कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा गलत था। मध्यकाल के किस रचनाकार को कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मध्यकाल में किस रचनाकार ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। मध्यकाल के किस रचनाकार ने, है ना, कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, तो किसने कहा है, नाभादास ने कहा है। नाभादास ने कहा था, रचनाकार को, नाभादास को नहीं कहा गया। नाभादास ने किसको, तुलसीदास के लिए प्रयोग किया था कलिकाल का वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, काया तरवर पंच विडाल चंचल पीर पीठो काल। उक्त पंक्तियां सिद्ध साहित्य के किस कवि की हैं, तो किस कवि की हैं दोस्तों ये, काया तरवर पंच विडाल किसकी हैं, आपके डोम्भीपा की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू का चिट्ठा जिसमें तदयुगीन अंग्रेजी सरकार पर व्यंग साधा गया था, के रचयिता कौन है। जानते हो शिव शंभू का चिट्ठा दोस्तों किसका था, बालमुकुंद गुप्त का है। निबंध था ये बालमुकुंद गुप्त का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया, मुमानियत शब्द का अर्थ क्या है। मुमानियत का अर्थ रोक भी होता है और मनाही भी होता है, तो कहीं विकल्प है हमारे पास, विकल्प है 3, रोक और मनाही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रस्य चक्षुष इतिहास स्मेतत साहित्य के लिए इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस प्रकार कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, हमें अथर्ववेद में मिलता है। आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथी मुख्यतः कितनी शाखाओं में विभक्त है। गोरखनाथी जो हैं ये गोरनाथ हैं, और नाथ कितने थे आपके, 9। और इनके जो गोरखनाथी थे ये कितनी शाखाओं में विभक्त हुए थे, तो कितनी शाखाओं में थे ये, 12 शाखाओं में विभक्त थे।
अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। संगत नहीं देखना, असंगत कथन कौन सा है ये हमें देखना है। कह रहा है दक्षिणी भारत में भक्ति तत्व के प्रसारणकर्ता आलावार व नैनार संत माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है दक्षिणी भारत के वैष्णव आचार्यों को आलावार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है शैव धर्म के संत नैनार कहलाते थे, जो विष्णु के पुजारी थे वो क्या कहलाए, आलावार, और शैव के नैनार कहलाए, तो ये भी सही है। चौथा कहा गया आलावार भक्त संख्या में 14 थे तथा इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम है। आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, 14 नहीं मानी जाती दोस्तों, कितनी मानी जाती है, 12 मानी जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा गलत, और जो गलत था वही हमें चुनना था, तो आंसर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निरालाकृत अट नहीं रही है कविता का केंद्रीय भाव क्या है। अट नहीं रही निराला की जो कविता उसका भाव क्या है, फागुन की मादकता। आंसर है हमारा 3 फागुन की मादकता। अगला क्वेश्चन है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए पुल पर पानी, ऋतुराज। असंगत विकल्प का चयन करना है आएंगे अच्छे दिन भी, स्वयं प्रकाश की है। जंजीरें और दीवारें किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है। सोया हुआ जल, सोया हुआ जल किसका है, आपके रामदरस मिश्र का नहीं है, किसका था ये आप कमेंट करके बताएंगे। सभी को लिखवाया हुआ है अच्छे से कि सोया हुआ जल किसका है, ये कमेंट करके आप आंसर में मुझे देंगे, सभी देंगे। सोया हुआ जल बहुत ही फेमस रचना है और सभी के लिए सभी के को करवाई हुई भी है, तो सभी कमेंट करके आंसर देंगे, लेकिन यह रामदरस मिश्र की नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है काले मेघा पानी दे संस्मरण में चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है, यहाँ पर लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के सुंदर द्वंद्व का चित्रण किया गया है, आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा व साहित्य इतिहास के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। कौन सा कथन असंगत है वो हमें चुनना है। पहला कहा जाए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा में 11 जिल्दों में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ 14 अध्यायों में विभाजित है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। जब द मॉडर्न जो था ये 14 भागों में नहीं था, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है हमें कि हम सुमेलित कीजिए, और सुमेलित करके जो नीचे कूट दिया जा रहा है दोस्तों, इस कूट का चयन कर आंसर देना है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बारीक हो गया है, मैं बोल के सुना देती हूँ आपको। पहला है हमारी हार का बदला, ये किसकी है, हमारे हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त पलवित स्तर। तो दोस्तों ये किसकी थी, आपकी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की। ए के अंदर डी और ए में डी हमें कहाँ दिखाई देती है, ए में डी, एक ऑप्शन में 2 में और 3 में 2 में है। तो चलो अगला देख लेते हैं। अगला कहता है उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, रघुवीर सहाय की है, तो सी है, दोनों में सी है। चलो और देख लेते हैं। तीसरा है कविता एक लिखना है, फूलों के बहाने कविता का लिखना भला फूल क्या जानी। ये किसकी हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी आपकी कुंवर नारायण की। तो देखिए से के अंदर बी और से के अंदर बी किस में है, 3 में है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि नमक शीर्षक कहानी का कथानक किस समस्या पर आधारित है। किस पर आधारित है, भारत पाक विभाजन व पुनर्वास की समस्या पर। आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो सेव की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े,
उक्त पंक्तियाँ किस छायावादी ग्रंथ की भूमिका से ली गई हैं? किससे ली गई हैं? पल्लव से। जो पल्लव की भूमिका है वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। पंत का जो पल्लव है उसकी भूमिका से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं एवं उनके रचयिताओं के नामों को सुमेलित करना है हमें। कौन सी रचना किसकी है? नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। पहली रचना है ड्योढ़ी पर आलाप। ड्योढ़ी पर आलाप किसका है? आपका यतीन्द्र मिश्र का है। दूसरा है भिक्षु के पत्र। भिक्षु के पत्र किसका है? आपका भदंत आनंद कौशल्यायन का है। पिंजरे की उड़ान किसका है? सभी जानते ही हो किसका हो जाएगा? यशपाल का हो जाएगा। और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये किसका हो जाएगा? नागार्जुन का हो जाएगा। नागे व्यक्ति है ना, तो इसीलिए ऐसी बात कर रही है। तो ये सभी आपको करवाए हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, करबला, संग्राम तथा प्रेम की बेदी नाटकों के रचयिता कौन है? इतना आसान है दोस्तों, सभी जानते ही हैं किसकी हैं ये नाटक? आपके प्रेमचंद के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। उक्त कथन किस शिक्षाविद, समाजशास्त्री तथा विधिवेता के हैं? किसके ये कथन हैं? तो विकल्प हमारे समक्ष दिया जा रहा है। किसके हैं ये? विकल्प नहीं दोस्तों, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट ही बताती हूँ किसके हैं ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पराग व पद्म मंजरी निबंध संकलनों के निबंधकार कौन हैं? दोस्तों सभी जानते ही हो कौन हो जाएंगे इसके? विद्यानिवास मिश्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, जैन आचार्यों ने आरसी तथा आदि भाषा किसे माना है? जैन आचार्यों के अनुसार आरसी या आदि भाषा किसे माना गया है? तो किसको माना था? जैन ने अर्ध मागधी को आरसी भाषा कहा था। एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, जगत जीवन के संदेशात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि से बिना कवि कर्म अधूरा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचनाकार द्वारा रचित हैं? तो किसकी हैं? ये सभी जानते ही हैं आप लोग। किसकी हैं ये? गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई घन भली तारा छाई रात। उक्त दोहा किस ग्रंथ की लोकप्रियता के संबंध में लिखा गया है? पढ़ते ही पता लग गया होगा, है ना? किसका? ढोला मारूरा दोहा, जिसमें ढोला और मारवणी के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? किसका है? हो जाएगा ये कृष्णा सोबती का। आंसर हो जाएगा हमारा 2, कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन निबंध के रचयिता कौन है? सभी का सही होगा। कौन है बाजार दर्शन के? जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, आलो अंधारी मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? किस में लिखी गई है? शब्द को पढ़ते ही पता चल गया किसकी है? बांग्ला भाषा की है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण चंद्र कृत जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है? कैसी है जामुन का पेड़? कैसा है आपकी? ये हास्य व्यंग कथा है। नेट में भी लगाई गई है। जामुन का पेड़ आपका कैसा है? ये कृष्ण चंद्र कृत है। कृष्ण चंद्र शब्द यहाँ थोड़ा सा गलत दे दिया है दोस्तों। कृष्ण चंद्र की है ये जामुन का पेड़। कैसी? एक हास्य व्यंग कथा है। अगला क्वेश्चन है, वाम मार्गी साधना पद्धति से अभिप्राय क्या है? वाम मार्गी किसमें थी? सिद्धों में। तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? सिद्ध साधना पद्धति। आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली कोई लिपि है तो वह देवनागरी ही है। यदि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है तो पहले देवनागरी लिपि को समृद्ध करना होगा
उक्त कथन किस विचारक का है? तो ये किसका हो जाएगा? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। प्रस्तुत कथन किस लेखक का है? तो किसका है? विष्णु खरे का हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 150, ये कहें कि 60 क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य के थे, जो हिंदी साहित्य से संबंधित पूछे जाते हैं आपको। ये हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पीजीटी लेवल है उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, जो 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं, मैंने उनको सोल्व करवाया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अवश्य शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना भी मत भूलिएगा। हाँ, यदि आपको हिंदी साहित्य की आप तैयारी करने वाले हो और पेड क्लासेस चाहिए तो अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, व्हाट्सएप नंबर होंगे। आप उन पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।